ये देखिए भाई साहब, ये जाते हैं रास्ते में, इतने प्राकृतिक सुरम्य स्थल आते हैं। ये हाईवे के पास में ये तालाब बना हुआ है। तालाब में देखो पानी भरा हुआ है, पहाड़ चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़। तो ये जो पहाड़ों के बीच में जो ये पानी के स्रोत हैं, तो ये कोई पशु पक्षियों और ये जानवरों के लिए भी होंगे जरूर, क्योंकि या तो जंगल सा लग रहा है। हाँ, इनमें ये जो रात्रि के समय होता है, उस समय जो भी ये वन्य जीव होते हैं जो यहाँ चारों तरफ इन पहाड़ों में ही रहते हैं, जिसमें बताते हैं भालू, रीछ और कभी कभी शेर भी, जो ये रात्रि में यहाँ पानी पीने के लिए इन स्थलों पे आते हैं। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया की कितनी ताकत होती है। अब हमको पता लगा कि जैसे रमेश जी आपने सुना होगा देवमाली का, देखो लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। झाड़े की शक्ति, लोग कैंसर और जो गंभीर बीमारियों को दूर करने के लिए वो बाबा झाड़ा लगाता है। अब ये सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि लोग पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, नागपुर से, कोची से, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं गाँव में। तो ये क्यों संभव हुआ? कि भगवान देव नारायण का वहाँ पर मंदिर था और उस मंदिर में इतनी शक्ति थी, क्योंकि वहाँ के जो देव नारायण भगवान ने सुना है कि वहाँ पर पक्के मकान नहीं है, सब कच्चे मकान है। मेरी वीडियो भी मैंने डाली थी उसकी। कच्चे मकान इसलिए है कि ये जीवन भी तो हमारा कच्चा ही है, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, तो ये कच्चा जीवन है। उस बात को रेखांकित किया है देव नारायण भगवान ने। तो उस जगह की, उस मिट्टी में इतनी तासीर है, इतनी शक्ति है कि वो बाबा जो झाड़ा लगाता है, झाड़े से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। तो अपना भी यही उद्देश्य है रमेश जी, क्यों? जी भाई साहब, बहुत ही अच्छा उद्देश्य है। और वास्तव में ये जो नया कल्चर डेवलप हुआ है सोशल मीडिया के मार्फत, जी, तो हर एक इसके माध्यम से छोटे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। इसके साथ साथ में बुजुर्ग है, जो असहाय है, जो कहीं आ नहीं जा सकते, वो भी इसके माध्यम से आसानी से उनके दर्शन कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बुजुर्ग वर्ग हुआ, वो घर पे बैठे बैठे ही इनका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकता है। और इसके साथ ही जो आपका जो मोटिवेशनल कार्यक्रम होते हैं, वो वास्तव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, महिलाएं हैं, व्यापारी वर्ग है या सरकारी नौकरी पेशा है, सभी उनसे लेकर बहुत प्रेरणा लेते हैं। लेकिन इसके साथ में अभी जो आपने ये नया ध्यान डाइवर्ट किया है, जो हमारे राजस्थान की मिट्टी की खुशबू हर जगह फैले, क्योंकि हमारे राजस्थानी परिवार हैदराबाद में भी है, चेन्नई में भी है, और बेंगलोर में भी है, मुंबई में भी है। तो बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, उनको भी पता लगेगा कि, क्योंकि वो जो नई पीढ़ी आ रही है, उनको मालूम पड़े कि तुम्हारी मिट्टी में कितनी शक्ति है, कितनी देवताओं का, लोक देवता हमारे तेजा जी महाराज, बाबा रामदेव जी हुए, तेजा जी हुए, और ऐसे अनेक लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी के अंदर इतनी खुशबू है और मिट्टी के अंदर इतनी उनकी भक्ति की हुई है उन्होंने, जिससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनके दर्शन मात्र से। बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। एक्चुअली क्या होता है कि व्यक्ति भले कहीं फॉरेन में चला जाए, राजस्थान को छोड़ के बाहर अदर स्टेट में भी जाता है, तो भी वो अपने जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है। ये ब्यावर कर्नल डिक्सन द्वारा बसाया गया शहर था, जो उन्होंने इसका नाम यहाँ से प्रारंभ किया था, बी अवेयर। अरे वाह वाह, मतलब सावधान रहें। यहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ करनी है तो आपको इस आगे से एरिया से सावधान रहना, क्योंकि यहाँ बताते हैं कि बहुत ही खूंखार किस्म के व्यक्तित्व रहते थे, जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ से मेवाड़ की ओर जाते समय इस रास्ते को प्रारंभ करने से पहले यहाँ बी अवेयर का बोर्ड लगाया कि यहाँ से सावधान रहें। और उसके पश्चात कामली घाट के बाद आप क्रॉस करते हो तो वहाँ से आता है डी अवेयर। उस जगह का नाम है दिवेर, जो महाराणा प्रताप की युद्ध स्थली थी, वहाँ से उन्होंने दिवेर। उसके पश्चात अब आप यहाँ से अवेयर रहने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अब आप निश्चित हो सकते हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही डिफाइन किया है कि बी अवेयर का नाम ही ब्यावर का, आज मुझे पता लगा है कि ब्यावर का नाम बी अवेयर है। तो सरवन जी सही बात है ना, अपने को बिल्कुल पता नहीं था। आज सर बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे को आज मालूम पड़ा ब्यावर का नाम बी अवेयर था। मतलब यहाँ पर जैसा उन्होंने बताया कि बहुत से लोग थे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे, ये है हमारी माटी की तासीर। तो उन्होंने भी कह दिया भाई इनसे सावधान रखने के लिए बी अवेयर रहे, तो इसका नाम ब्यावर पड़ गया। लेकिन अब जैसा इन्होंने बताया कि अब चिंता की बात नहीं, ब्यावर के लोग बहुत सज्जन, बहुत स्नेह रखने वाले और प्रेम करने वाले हैं, और हॉस्पिटलिटी में तो माहिर हैं। कोई व्यक्ति आ जाए
बिना चाय के कचौरी के, क्योंकि सुबह सुबह से ही कचौरी वाले क्या भीड़ लगी रहती है। वो हॉस्पिटलिटी में अगर मेहमान भी आ जाता है तो बिना कचौरी के उसकी गति नहीं है। तो इसलिए ब्यावर की खूबी, हमारा ब्यावर की खूबी बहुत ही अच्छी खूबी है। कचौरी के मामले में तो ब्यावर का मुकाबला आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। एक जगह हर सुबह 6 बजे से कचौरी बनना प्रारंभ हो जाती है। 6 बजे सर आपने बहुत लेट बता दिया सर, लगभग चालू हो जाता है 5 बजे तक चालू हो जाती है ब्यावर की मशहूर कचौरी, श्याम जी की कचौरी, श्याम जी रामदेव जी कचौरी, श्याम जी की कचौरी, सोन जी की प्याली और न जाने क्या क्या चीज है। और तो कई बार तो लोगों को, हम लोग जब दोस्तों के साथ रहते हैं तो कहते हैं ब्यावर एक चटोरों का शहर है, चटोरों का। तो चटोरे का मतलब अगर मेहमान भी आता है उसकी भी आदत हो गई कि जब भी वो आएगा कहेगा कचौरी लाऊं बाबूजी, लिया भाई कचौरी लिया। तो ये है हमारा ब्यावर की पहचान। वो भाई साहब रामदेव कचौरी वाला तो ये कहता है यहाँ से कचौरी पैक करके मैं बम्बई, सूरत, अहमदाबाद भी सप्लाई करता हूँ। सर बॉम्बे तो हमने भी भेजी थी हमारे छोटे वाले साहब को, बॉम्बे अहमदाबाद भेज रखी हमने, उससे आगे भी जाती होगी, सुना है उसको पता। चटनी नहीं भेजता सर वो, कचौरी भेज देता है, वो भी सर डिब्बे में भेजता है वो, कि हवा नहीं, फ्रिज के अंदर नहीं रखना इसको है। मेरे भी बच्चे पहले पूना में थे, अभी मुंबई में है। जब भी वो आते हैं कहते हैं पापा आते समय कचौरी लेते हुए आना। और उसके ऑफिस के लोग भी वो इतना पसंद करते हैं, तो मैं भी उनसे 20-20, 25-25 कचौरी लेके और उनको पहले फोन कर देता हूँ भाई ये बाहर जाएगी, तो उस हिसाब से वो उसका डिजाइन करता है, कड़क बनाता है ताकि खराब ना हो। तो ये जो ब्यावर की आदत है ना वो वहां पर भी हो गई। और जब भी वो कहता है, पूछते हैं उसके ऑफिस में पापा कब आ रहे हैं, उनको पापा से मतलब नहीं है, कचौरी से मतलब है। देखो ये आ गया है बदनौर 29 किलोमीटर, आसिंद 45 किलोमीटर और मांडल भीलवाड़ा जो जाता है रास्ता 90 किलोमीटर। तो अपने को बदनौर और आसिंद और ये भीलवाड़ा वाले रूट पे चलना है। लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। देखो यहाँ जो पहाड़ है रमेश जी, ये सूखे पहाड़ है। जैसे आपने देखा होगा मनाली हुआ या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर गीले पहाड़ होते हैं। तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये सूखे पहाड़ है। और सूखे पहाड़ में क्या होता है कि खनिज संपदा ज्यादा होती है। और आपने देखा भी होगा कि कई फैक्ट्रियां हैं हमारे, श्री सीमेंट है, DLF है, अंबुजा है। इन लोगों के यहाँ से खनिज संपदा करके लाइमस्टोन का खनन करके और सीमेंट बना रहे हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण ये पहाड़ है हमारे राजस्थान के। जी भाई साहब, ये बरसात के दिनों में बादल इतने यहाँ छा जाते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आप कश्मीर में आए हो। चारों तरफ बादल ही बादल और हरियाली, और बहुत ही मनोरम्य दृश्य होता है, देखने लायक। और बहुत से लोग तो यहाँ पे घूमने भी आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, क्योंकि मनमोह एकदम वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? जी जी बिल्कुल शानदार। देखो दोनों तरफ पेड़, पहाड़, कटे हुए पहाड़, और ऐसा लगता है कि सुंदर। और देखो रोड्स कितने अच्छे हैं राजस्थान के। जो लोग राजस्थान से दूर रहते हैं मेरे भाई बहन, उनको मैं बताऊं, देखो रोडों का जो डेवलपमेंट हुआ है राजस्थान में, गजब का। क्यों? हाँ, हर एक छोटे से छोटे गांव सड़क बन गई। पहले जाने से हर एक ही कतराता था, और इसीलिए लोग बाग जाके शहरों में बसना पसंद करते। और देखो ये देखिए, ये पहाड़ों से काट कर रास्ता बनाया हुआ है, पहाड़ों के बीच से, क्योंकि मशीनें ऐसे आ गई आजकल, उनसे काट के रास्ता बनाया हुआ है। ये आ गया, ये राजावास गांव का बाईपास है। अच्छा, बाईपास है, ओके, घूम के जाता है रास्ता। ये देखो ये रास्ता कटा हुआ है। देखो पहाड़, ये रास्ता दिखाया है रमेश जी, देखो ये कैसे पहाड़ों को काट के बीच में और सुंदर सा रास्ता बनाया हुआ है, ताकि अप्रोच इजी हो जाए। हम आपको रमेश जी और सरवण जी के साथ में आपको राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, यहाँ के कौन से गांव हैं, कैसी उनकी संरचना है, क्या उनकी पृष्ठभूमि है, कैसे उनका जीवन यापन करते हैं वो लोग, और कैसे अपना परिवार का लालन पालन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समय समय पर हम दिखाएंगे, ताकि राजस्थान की मिट्टी की खुशबू हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है। ये ब्यावर जो मेन होता है, ये मारवाड़ और मेवाड़, अच्छा, इन दोनों का मध्य क्षेत्र होता है। इसके पश्चात मेवाड़ क्षेत्र शुरू हो जाता है, और ब्यावर के उत्तर की ओर जो वो मारवाड़ शुरू हो जाता है। देखो वैसे तो क्या है रमेश जी, अपन ने बहुत कुछ देखा है कि मॉल की ले लो या नया इंफ्रास्ट्रक्चर की ले लो, लेकिन अपन लोग प्रयास कर रहे हैं राजस्थान की जो मिट्टी है, उसकी खुशबू है, वो सब जगह फैले, और उसके जो
पारंपरिक स्थान है, जो धार्मिक स्थान है, कैसे लोगों ने जीवन यापन किया और कैसे लोग रहते हैं, कौन कौन से स्थान हैं जिनकी बहुत सारी महत्ता है, जिनको लोग पूछते हैं, जो एक हमें संबल देता है, ऐसे स्थानों के में हम लोग दर्शन करेंगे। तो आप क्या क्या सोच रहे हैं कि सही है डिसीजन है ये, ऐसा लोगों जी को भाई पसंद साहब, आएगा? ये आपका बहुत ही अच्छा और सराहनीय निर्णय है कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया आया है उसके माध्यम से हम हमारी संस्कृति को, हमारी विरासत को इतनी करीबी से जानने का अवसर मिल रहा है। और बहुत से स्थान ऐसे हैं जो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही दुनिया में आए हैं और लोगों ने उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पहचाना जाना है। उसी क्रम में आप जो सामान्यतः जो वीडियो वगैरह बनाते हैं वो प्रेरणादायी होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं सबको। जीवन यापन करने के लिए सब्जियां और मंडी यहाँ पे नजर आ रही है ना? जी, ये ग्रामीण संस्कृति है। आजकल गाँव में भी जो शहरों में सुविधा है वो सब गाँव में भी उपलब्ध है। मैंने देखा है कि राजस्थान के जो गांव हैं वो भी अब धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। देखो स्कूल, कितनी अच्छी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना अच्छा स्कूल दिखाई दे रहा है गांव का। और देखो बिल्कुल, ये आजकल हीरा का बाड़िया, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल हीरा का बाड़िया, कलर और सब बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर से लग रहा है कि गांव भी विकास की ओर अग्रसर है। आज के जो 20-25 साल पहले वाले गांव थे उनमें और एक मूलभूत परिवर्तन हो गया है। तो ये हमारे विकसित भारत की ओर हम लोग जा रहे हैं। लगता है कि उनकी तरफ जाने का भी एक कदम है। बिल्कुल, आजकल गाँव में भी जो ये प्रचार प्रसार के साधन हुए हैं, मोबाइल हुआ, इंटरनेट हुआ, उनके माध्यम से ये गांव भी आजकल कटे हुए नहीं है। पहले कोई ज़माना होता था तब गांव में किसी तरह की न समाचार आते थे न कुछ पता लगता था, लेकिन आजकल जो नवीन तकनीकी के माध्यम से गांव वालों भी इनसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और ये भी शहर के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। मैं रमेश जी इसका जो क्रेडिट देना चाहता हूँ सरकारों को भी, क्योंकि हर बाड़िया छोटे से गांव में उन्होंने स्कूलें खोली है और उनको साक्षर किया है, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियाँ हों, तो सबको इन्होंने साक्षर किया है। और साक्षरता के कारण ही, एजुकेशन के कारण ही परिणामों में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन होता है, समझ आती है और खेती के नए संसाधन जुड़ते हैं, पढ़ाई से परिवार और देश के प्रति अपना डेडिकेशन होता है। तो कई चीज़ें हैं जो सरकारों का भी बहुत योगदान रहा है। और मेरे को सबसे अच्छी बात लगी रमेश जी, ये जो सड़कें हैं, गजब की सड़कों का विकास है। छोटे छोटे गांव में देखिए आप कितनी अच्छी सड़क बनी हुई है। हाँ, इन सड़कों को देख के तो लगता है कि जब हम हाईवे पे चलते हैं तो सरकार द्वारा जो टोल वसूला जाता है तो ये महसूस होता है यार, सरकार गाड़ी के समय कितना टैक्स ले लिया, अभी कितना टैक्स ले रही है और टोल टैक्स ले रही है। लेकिन जब गाँव में ये रोडें बनी हुई देखी तो वास्तव में ये अनुभव हुआ है कि वो टोल वसूला जाना जायज़ है। वहाँ से जो पैसा वसूला जाता है उसका इन गाँव में उपयोग किया जा रहा है। मतलब अब कई बार लगता है कि हम टोल का पैसा दे रहे हैं तो हमारा मन उदास होता है या थोड़ा लगता है, लेकिन जब विकास देखते हैं तो लगता है कि पैसा सही जगह जा रहा है। तो हमको भी लगता है कि जो इनकम टैक्स के रूप में, एक्साइज के रूप में, जीएसटी के रूप में जो पैसा हम लोगों से जा रहा है जेब से, वो कहीं ना कहीं विकसित भारत के अंदर एक अपना अमूल्य योगदान दे रहा है।